इस बार का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इन लंबे 76 सालों में भारत ने इस महत्वपूर्ण संविधान के माध्यम से जो विकास प्राप्त किया, उसकी ऐतिहासिक झलक आप सबको बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जब भी हम बात करते हैं 26 जनवरी की, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, हम सबको लगता है कि इसमें किन किन महान पुरुषों का हाथ था जिन्होंने भारत के संविधान को अंग्रेजों की नाक के नीचे बनाकर भारत के लिए स्वतंत्रता के, समानता के रास्ते बुलंद कर दिए। हम सबको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, सरदार पटेल, BN राव, जवाहरलाल नेहरू जी और तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनकी विचारधारा का समावेश हमें भारत के संविधान में देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत आज आप और हम विश्व के धरातल पर नाक ऊंची कर सम्मान के साथ गर्व से अपना सीना चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, जहां हम प्रजातंत्र को मानते हैं। अगर ऐसा न होता, ये संविधान हमारे हाथों में न दिया गया होता, तो किसी राजा की राजशाही होती जो अपने परिवार के लोगों के सामने आप और हम जैसे लोगों को तुच्छ समझता और कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता। राजा का शासन ही पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बात होती। राजा का जो कपड़े पहनने का ड्रेसिंग स्टाइल होता, जिसे आप न फॉलो कर सकते, न मैं फॉलो कर सकती, उनके घर में चलने वाली परंपराओं को सामान्य व्यक्तियों से बहुत दूर रखा जाता। लेकिन गनीमत है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, जहां हमें संविधान मिला। संविधान जो बराबरी देता है, संविधान जो हमें समानता देता है, संविधान जो हमें मौलिक अधिकारों से सुसज्जित करता है। तो आज मैं आपको इसके इतिहास से रूबरू कराती हूं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात है जब अंग्रेज भारत के अंदर हुकूमत कर रहे थे, पहला विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता है। भारतीयों ने कहा, आप हमें अपने देश में स्वराज का अधिकार दें कि हम अपने देश में खुद से राज करें, बहुत हुई तुम्हारी तानाशाही। तो अंग्रेजों ने वादा किया कि हाँ, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, हम आपको अधिकार देंगे कि आप अपने देश को चलाने का शासन, संविधान, रूल्स रेगुलेशन खुद बना पाए। लेकिन अंग्रेजों की फितरत कि भैया वादा कर दिया लेकिन निभाने में कभी भी मन न करें। उसके बाद अंग्रेजों ने हमें एक दिया छलावा, भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम पर, जिसके तहत हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। अगेन अंग्रेजों ने अपने आप को भारत का निधि निर्माता, विधि निर्माता साबित कर दिया। लेकिन भारत के अंदर, अपने देश के अंदर खुद से नीति निर्माण करने की एक जिज्ञासा, एक जागरूकता, एक चेतना पैदा हो चुकी थी। भारत के अंदर तमाम स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने वाले सेनानी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि अब हमारा देश खुद हमारे देश के लोगों के विचारधारा से, उस देश के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से चलेगा। फिर वक्त आता है साइमन कमीशन का। जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीय अब सीधे तौर पर मानने वाले नहीं हैं, तो 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के नाम पर हमें एक धोखा दिया कि ठीक है, साइमन कमीशन आके देखेगा क्या वास्तव में भारतीय इस लायक हैं कि वो इस देश का अपने तरीके से भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, इस देश के लिए कानून का निर्माण कर सकते हैं। उस समय बर्कले हेड को ऐसा लगता था कि भारतीयों में ये कुव्वत नहीं है कि वो अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ बेसिक कानून भी बना सकते हैं। लेकिन 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने और अपने साथ 8 कांग्रेस के नेताओं को मिलाकर एक मसौदा तैयार किया, एक छोटा लघु संविधान बनाया जो कि भविष्य के संविधान की नींव बना, और उसे भारत सचिव बर्कले हेड के सामने लहराते हुए कहा कि भारतीय इस मामले में पूरी तरीके से चेतना से भरे हुए हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अपने देश के शासन को चलाने के लिए किन बेसिक बुनियादी नियम कानूनों की आवश्यकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी
कि 1928 के इस लघु संविधान में भी हमारे वर्तमान के संविधान की झलक दिखाई देती है। उस संविधान में भी मोतीलाल नेहरू जी ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात को स्वीकार किया था। ये कहा था कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को विशेष हित देगा, स्वतंत्रता देगा, समानता देगा। वहां से जब हमने एक छोटा सा लघु रूप जब अंग्रेजों को दिखा दिया कि हम संविधान बना सकते हैं, तो अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। अंग्रेज कहने लगे कि ठीक है, हम आपको मौका देंगे संविधान बनाने का। इसी बीच आ चुका था द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से लेकर 1945 का समय अंग्रेज भारतीयों के सामने गड़गड़ा रहे हैं कि मदद कीजिए, कैसे भी करके द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग हमारे साथ लड़ें। लेकिन भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, सब इस बात को समझ चुके थे कि हम फ्री में, मुफ्त में अपने लोगों का लहू नहीं बहाएंगे। जब तक जिस देश के लिए हम लड़ने भी जा रहे हैं वो हमारे ऊपर गुलामी का टैग हटाने को तैयार नहीं है। हम किसी भी हालत में अभी तक अपने देश के बेसिक नियम, कायदे, कानूनों में एक बढ़त तक हासिल नहीं कर पाए थे। तब ऐसे में हाथ जोड़े गए अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के सामने कि कुछ भी करिए, हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बन जाइए। और तब फिर एक बार पुनः वादा किया गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तुरंत आपके लिए एक संविधान सभा निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त होगा। और संविधान सभा ऐसी जिसमें कोई अंग्रेज नहीं होगा, आप सभी भारतीय होंगे। वादा पहले भी कई बार किया गया था, इस बार भी इस वादे पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन हम भारतीय हैं, दिल के सच्चे, हमने फिर से एक बार वादे पर विश्वास किया। लेकिन इस बार अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद इतना समझ चुके थे कि जितना भी इन्हें भारत से लूटना था वो लूट चुके हैं। और अब भारत के अंदर जो नई चेतना जाग रही है, उस चेतना को अब किसी भी हालत में औपनिवेशिक सरकार दबा नहीं सकती थी। तो फिर समय आता है 1946 का, जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है और किए हुए अंग्रेज़ों के वादे को पूरा करने के लिए ये कहता है कि भारत के अंदर एक संविधान सभा बनेगी जो भारत का संविधान बनाएगी, जिसके अंदर 389 सदस्य होंगे। और फिर भारत में चुनावों का सिलसिला शुरू होता है। चुनावों के रिजल्ट के बाद वो समय आता है जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दिन है 9 दिसंबर 1946। जगह है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, नई दिल्ली। तब पहली बार लगता है कि भारत और भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे। इस देश को चलाने के लिए इस देश के लोगों की ही ज़रूरत के हिसाब से, इस देश के नागरिकों की ज़रूरतों को सपोर्ट करती हुई विचारधारा पर ये देश चलेगा। फिर आगे चलकर भारत का बंटवारा होता है। समय है 1947 और भारत स्वतंत्रता एक्ट यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ चुका है। देश दो भागों में बंट गया, पाकिस्तान और भारत। अब समय था कि संविधान सभा का भी बंटवारा होगा, क्योंकि रियासतों से लेकर प्रांत तक कुछ हिस्से भारत में तो कुछ हिस्से पाकिस्तान में रह जाएंगे। अब इस समय पर भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह जाती है 299, 299। ये 299 सदस्य बचा हुआ संविधान बनाते हैं और पूरा प्रयत्न ये था कि देश को जो गहरा आघात हुआ था देश के बंटवारे से, वो उस बंटवारे के दंश को दूर करते हुए हम एक ऐसा संविधान बना सकें जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे, जहां धर्म, जाति, लैंगिक भेदभाव पुनः हमारे देश को न तोड़ पाएं। और फिर इसी तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयत्न के बाद देश का संविधान बनता है। और ये दिवस है 26 नवंबर 1949, जब देश का संविधान कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ संशोधन करने बाकी थे, क्योंकि समय और स्थितियां लगातार बदल रही थी। फिर वो दिन आता है जिसे आप और हम बड़े गर्व के साथ गणतंत्र दिवस कहते हैं।
26 जनवरी 1950 वो दिन जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूरे भारत को समर्पित करते हैं देश का संविधान, और देश का संविधान लागू हो जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 में ही बन चुका था। कारण था 26 जनवरी 1930 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी। ये वो दिवस था जिस दिन कांग्रेस ने भारत के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता को मनाने के लिए पूरे देश में आह्वान किया था। तो उसी महत्वपूर्ण दिवस को यादगार बनाने के लिए, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बनाने के लिए भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी को चुना गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई। भारत के संविधान के निर्माण में यूं तो तमाम स्वतंत्रता सेनानी, तमाम विचारक, तमाम बौद्धिक लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फिर भी हम किसी भी हालत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के योगदान को भुला नहीं सकते, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिन्होंने अपनी अथक बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए 60 से ज़्यादा देशों का संविधान टटोला और भारत की पृष्ठभूमि पर कौन सी चीज़ें भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो कि आने वाले कई सौ सालों तक भारत के लोगों को ये महसूस कराती रहेंगी कि हाँ, हम धन्य हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया, यहाँ जहाँ हम सभी बराबर हैं, सभी के मौलिक अधिकार हैं, जहाँ सरकार पर भी संविधान का पहरा है। ऐसे देश में आप सभी का मैं पुनः एक बार गणतंत्रता दिवस के दिन स्वागत करती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, जो भारत के हर नागरिक के दिल में बसता है, यानी हमारा प्यारा संविधान, इसके इस इतिहास को जानकर आप लोगों को खुद पर बहुत ज़्यादा गौरव महसूस होगा और साथ ही साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी महसूस होगी कि जिस संविधान को आज आप और हम मात्र पढ़ते हैं, उसे बनाने के पीछे रक्त की एक एक कण तक महत्वपूर्ण तौर पर काफ़ी लोगों का बहा है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की जानकारी अगर आप आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।